देखिए, पुलिस एक्ट में आपका पढ़ा जा रहा था ये पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। उसमें थोड़ा बहुत बचा था, अभी उसको पूरा कर लिया जाए तब आपका लावारिस संपत्ति के बारे में बताया जाए। लावारिस संपत्ति से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड में भी आपका एक क्वेश्चन लावारिस या लाबादा संपत्ति से बना था, और यूपी में भी या तो प्री में या मेंस में एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी के कर्तव्य या ड्यूटी है वो समाप्त हो जाए तब, क्योंकि अभी दो तीन कर्तव्य बचे। अभी आपका दो तीन कर्तव्य बचे हुए हैं, पहले उसको और देख लिया जाए भाई। देखिए, जो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य बताया जा रहा था आपका, सेक्शन 22 बताया गया कि चौबीसों घंटा आपका ड्यूटीरत रहेगा। इसके बाद सेक्शन 23 पुलिस एक्ट का बताया गया, जो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया था और पूरा एक लेक्चर लगा था इसमें आपका। और इसके बाद आपका ये 24 बताया गया कि पुलिस अधिकारी न्यायालय से आदेश निकलवा सकेंगे, समन, वारंट, कुर्की, गिरफ्तारी इत्यादि। इसके बाद पुलिस अधिकारी के तीन कर्तव्य और इस एक्ट में मुख्य रूप से है। पहला है कि कोई पुलिस अधिकारी लावारिस चल संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में ले सकता है, तो सेक्शन 25। इसके बाद जो कर्तव्य है आपका धारा 31 में है कि पुलिस अधिकारी लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगा, यानी कि ट्रैफिक से लेकर और भीड़ को क्या करेगा, कंट्रोल। ये बताया जाएगा डिटेल में 31 आएगी तो। यानी कि कर्तव्य में जो आपको पढ़ना है, और आपका सेक्शन देख लीजिए 22 हमने बताया मेंस में लिखना पड़ेगा, 23, 24, 25 ये चारों सेक्शन आपका क्रम से मिलेंगे। इसके बाद 31 में कि लोक व्यवस्था सड़क पर बनाए रहे पुलिस, यानी कि ट्रैफिक से लेकर इत्यादि बताएंगे हम, और एक उदाहरण भी बताएंगे। इसके बाद जो मुख्य कर्तव्य है आपका अंतिम लिखेंगे 34। कर्तव्य तो बहुत है, लेकिन आपका अंतिम 34 लिख देंगे। 34 भी डिटेल में पढ़ाई जाएगी, लेकिन शॉर्टकट में यहाँ आपका दो लाइन हम बता देते हैं कि इस अधिनियम की धारा 34 में 8 ऐसे लोक न्यूसेंस, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप दिए गए हैं जिनमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ये 8 प्रकार के क्या दिए गए हैं आपका, पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप या लोक अपदूषण की धारा में 34। और 34 से मेंस में लगातार क्वेश्चन बनता है, पिछली बार भी बना था आपका कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें कि आपका पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो सतर्क रहना है मेंस में भाई। मेंस में भी क्वेश्चन बना था, और सतर्क ये रहना है कि जो पहला क्वेश्चन रहता है वह पुलिस अधिनियम का मेंस में रहता है, और वह क्वेश्चन अनिवार्य होता है करना, कंपलसरी होता है उसमें आपका। ऐसा पिछली बार क्वेश्चन बना था इसके पहले 2015 वाले में, कि पहला क्वेश्चन पूरी तरह सीआरपीसी में जो बातें हम पढ़ाएंगे उन्हीं बातों से अटैच था। तो भाई अगर पहला क्वेश्चन आए और जैसे कि वारंट के बिना कब पुलिस गिरफ्तार कर सकती हैं दे मेंस में, तो आपका पुलिस एक्ट का मानिएगा, सीआरपीसी का नहीं, क्योंकि सीआरपीसी में भी यही क्वेश्चन मेंस में अलग से आता है और कानून का नाम नहीं दिया रहता। तो पहला क्वेश्चन आपका याद रखिएगा मेंस में किससे रहता है, तो वह पुलिस एक्ट से।
मैंने सेम क्वेश्चन आया था। आइए पुलिस के कर्तव्य हो गए। तो अब अगला चैप्टर हम चलते हैं, मैंने अगला चैप्टर के अगली धाराएं, 3 धाराएं अब एक साथ पढ़नी है आपका, 25, 26 और 27। ये 3 धाराएं एक साथ सेक्शन वाइज याद रखिए। पुलिस आपका लावारिस चल संपत्ति को अभिगृहित करती है 25 में, लिस्ट इत्यादि भेज दी 26 में। लिस्ट कहाँ भेजती हैं? डीएम या जिला मजिस्ट्रेट के पास, और जिला मजिस्ट्रेट उद्घोषणा जारी करेंगे। अगर हकदार व्यक्ति आ गया तो ठीक है, नहीं तो उस संपत्ति को बेचा जाएगा और उस संपत्ति को बेचकर आपका पैसा राज्य सरकार या राजकोष में जाएगा। तो तीनों धाराएं याद रखिए आपका, और इसमें कोरिलेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो कोरिलेट करके पहले एक एक करके बताया जाए, उसके बाद इन तीनों धाराओं को आपका बताया जाएगा। देखिए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम भी अभी पढ़ाया गया था और उसका नियम थोड़ा भिन्न है, और उत्तराखंड एपीओ में वह क्वेश्चन बना भी था, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़ाया भी गया था, बना भी था। तो सबसे पहले हम उठाते हैं उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में क्या प्रावधान था। तो धारा 39 के क्लाज 2 में और निस्तारण के लिए धारा 46 में प्रावधान था। यानी कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 39 के क्लाज 2 में इस बात का प्रावधान था कि पुलिस किसी लाबादा यानी कि लावारिस, अदावित, बिना क्लेम के यानी कि बिना दावे की चल संपत्ति को, यानी कि जब कोई दावेदार न हो यानी कि लावारिस हो, ऐसी संपत्ति को पुलिस अपने कब्जे में लेगी, अभिगृहित करेगी और अभिगृहित करके एसपी को सूचित करेगी और सक्षम न्यायालय को बताएगी, और न्यायालय के आदेश से उसका निस्तारण करेगी। यानी कि पुलिस अपने मन से उस लावारिस संपत्ति का न तो यूज कर सकती है न बेच सकती हैं। तो किसकी इजाज़त से बेचा जाएगा, किसके आपके आदेश से बयान किया जाएगा? तो आपका मने न्यायालय के। तो उत्तराखंड में दिया था कि पुलिस अधीक्षक, डीजीपी, राज्य सरकार, और एक उसमें और दिया था कि सक्षम न्यायालय। तो उत्तराखंड का मामला रहे तो किसके आदेश से बयानित होगी, निस्तारण होगा? सक्षम न्यायालय। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी पुराना कानून ही लागू है, अतः ऐसी दशा में नियम अलग हैं और लावारिस जो संपत्ति होती हैं उसकी लिस्ट बनाकर पुलिस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगी, न्यायालय को नहीं। तो याद रखिए किसको भेजेगी? बैठिए भाई। जिला मजिस्ट्रेट को भेजती हैं, न्यायालय को नहीं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में अभी हम बताएंगे। आपका धारा 25, 26, 27 पढ़ने से पहले कुछ कोरिलेट हो जाए, जो आपका लावारिस चल संपत्ति के बारे में जो भी प्रावधान है उसको हर एक कानून में एक एक करके देखना है। आइए आपका, ये तो उत्तराखंड का बनाया गया, बताया गया कि पुलिस एक्ट में क्या प्रावधान है। सबसे पहले आपका देखा जाता है जूरिस्प्रूडेंस, एक एक कानून हम चलते हैं, और लाबादा या बिने दावे की संपत्ति के बारे में क्या क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों को दो दो लाइन समझना है। सबसे पहले हम विधि शास्त्र को उठाते हैं। देखिए विधि शास्त्र में आपका जो कंसेप्ट है या जो संकल्पना कब्जे की है, यानी कि पजेशन या आधिपत्य की है, उसको देखा जाए। जहां तक आपका यूपी जे जो है 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि नहीं पूछा गया। क्वेश्चन आपका पूछा गया था गुड फाइंडर, जाकर देखिएगा। गुड फाइंडर का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति किसी चल संपत्ति को सबसे पहले पाता है,
अगर उसके स्वामी का पता नहीं चलता तो कब्जाधारी स्वामी माना जाएगा। इसी को हम कहते हैं गुड फाइंडर, यानी कि वस्तु पाने वाला। फिर एक बार समझिए, यानी कि ये पूछा गया था कि ये सर्वप्रथम किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो आर्मरी का केस है। और वही क्वेश्चन आया था। फिर एक बार इसको समझिए, आर्मरी के बाद में सर्वप्रथम जूरिस्प्रूडेंस में ये निर्णय दिया गया कि जो व्यक्ति किसी संपत्ति पर सर्वप्रथम कब्जा पाता है, अगर उसका स्वामी अज्ञात है या नहीं मिल पाता है, तो कब्जे के आधार पर वह व्यक्ति स्वामी माना जाए। ये किस केस में आया? आर्मर। चूंकि जूरिस्प्रूडेंस में जो भी रेस नलियस वस्तु होती है, रेस नलियस मतलब कि स्वामी विहीन, स्वामी विहीन का मतलब कि जिस वस्तु का पहले से कोई स्वामी न हो, तो अगर कोई व्यक्ति उस पर कब्जा पा लेता है तो वह व्यक्ति उसका स्वामी हो जाता है। इसीलिए कब्जे को विधि में 10 में से 9 अंक दिया जाता है। पढ़े भी होंगे कि कब्जा विधि का चौथा अंश माना जाता है, 9वां, और एक अंश किसको दिया जाता है? स्वामी को। तो इस प्रकार ये जूरिस्प्रूडेंस में जो लावारिस संपत्ति है वो समाप्त हुई। जूरिस्प्रूडेंस के बाद आपका देखना है, आपका जो दूसरा कानून देखना है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पढ़ाया जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। इस बार यूपी जे में भी आया था और यूपी एपीओ में, दोनों में आया था भाई, आप देख सकते हैं जाकर पेपर। यानी कि पिछली बार यूपी एपीओ में भी एक क्वेश्चन आया और यूपी जे में भी आया। क्वेश्चन ये बना था कि कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया एविडेंस होता है, ये एविडेंस की किस धारा में समाहित है? तो 110। यानी कि साक्ष्य अधिनियम की हम कौन सी धारा पढ़ा रहे हैं? 110, कब्जे के बारे में इसको हम बता रहे हैं अभी। यानी कि इसमें जो सिद्धांत था वही पूछा गया था, और सिद्धांत ये पूछा गया था कि कब्जा स्वामित्व का, यानी कि आपका पोजेशन ओनरशिप का प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया साक्ष्य या एविडेंस होता है, ये एविडेंस की किस धारा में समाहित है? तो आप मारेंगे 110। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर काबिज है तो वह तब तक उसका स्वामी माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। बैठिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि कोई व्यक्ति आकर न्यायालय में ये प्रूफ न कर दे कि हम स्वामी हैं, यानी कि कब्जे के आधार पर स्वामित्व की प्राप्ति हो जाती है। अतः कब्जे, यानी कि कब्जे के आधार पर, और अगर किसी का कब्जा किसी संपत्ति पर नहीं है तो जो व्यक्ति उसे पाता है वह व्यक्ति आपका उसका स्वामी मान लिया जाता है जब तक कि कोई स्वामी उत्पन्न न हो। बैठे, पीछे जगह तो है वहाँ बैठिए, हाँ वहीं बैठिए। जब तक कि स्वामी न आए, मैं इधर बैठिए, दो लोग इस पर आराम से है जगह ना, बैठिए भाई। देखिए आपका फिर एक बार देखिए, ये एविडेंस की धारा में हमने बताया 110। एक एक लाइन हम लिखवा देंगे लिखवाते समय। साक्ष्य अधिनियम के बाद आपका संविदा अधिनियम में पढ़िएगा कब्जा के बारे में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में। ये क्वेश्चन आपका बिहार जे में बना है और यूपी जे में तो लगातार बनता रहता है, यानी कि जितना बताया जाएगा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन बना है वह भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस मॉडल से बना है। देखिए आपका बिहार में कैसे क्वेश्चन बना, यूपी में आपका कैसे क्वेश्चन बना, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना है। और जब भी संविधान नियम की धारा पढ़िएगा तो सेक्शन 71 पढ़िएगा, 168 पढ़िएगा और 169। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कब्जे के बारे में
लावारिस संपत्ति के बारे में, अदावित संपत्ति के बारे में, यानी कि बिना क्लेम वाली संपत्ति के बारे में, बिना क्लेम वाली संपत्ति के बारे में जब भी आप प्रावधान पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की 3 सेक्शनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे और निश्चित रूप से यूपी बिहार में ये क्वेश्चन बनता है जे में। फिर एक बार देखिए, धारा 71 हम बताते हैं। सेक्शन 71 ये कहता है कि अगर कोई संपत्ति है, यानी कि कोई संपत्ति है और उस चल संपत्ति और उसका कोई दावेदार नहीं है, यानी कि वह संपत्ति लावारिस है, अदावित है, यानी कि बिना क्लेम की है, तो जो व्यक्ति उस पर कब्जा पा लेता है, यानी कि जो व्यक्ति उस संपत्ति को पा लिया, तो उसका कर्तव्य क्या होगा? तो 71 संविधान नियम बताती हैं कि उसका कर्तव्य बेली के समान, यानी कि उपनिहिति के समान होगा। तो उपनिहिति क्या है? अब ये समस्या आया। तो उपनिहिति का मतलब कि वह उस संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह सुरक्षित रखे, देख रेख करे और स्वामी को खोजे। याद रखे, किसको खोजे? स्वामी। अब खोजवाइए स्वामी को। तो 168 बता रही हैं कि वह स्वामी को खोजे और आपका युक्त युक्त समय तक खोजे। लेकिन 169 भी काफी महत्वपूर्ण है कि कब ऐसा व्यक्ति उस लावारिस संपत्ति को बेच सकता है जो पाया है। यही आपका बिहार में क्वेश्चन बना था। तो जब मालिक को खोजने में संपत्ति का 2/3 वह खर्चा कर चुका हो, तब अब खोजने की आवश्यकता मालिक को नहीं है और वह उस सामान को बेच सकता है। देखिए एक उदाहरण, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और यह 9,000 का मोबाइल पाता है। तो भाई इसका कर्तव्य क्या है कि स्वामी को खोजे कि न खोजे? तो स्वामी को खोजे। अब खोदते खोदते 9,000 का कितना खर्चा कर दिया? 2/3। तो 2/3 9,000 का कितना आ गया? 6,000। तो अगर ये स्वामी को खोजने में सामान की कीमत का 2/3 अर्थात इस उदाहरण में 6,000 खर्चा कर चुका है, तो अब वह अगर सामान बेच देता है तो कोई गलती नहीं करता, कोई दोष नहीं करता। लेकिन कब बेचना है? जब मालिक को खोजने में, स्वामी को खोजने में कितना खर्चा हो गया हो सामान का, रट कर जाएगा कितना? 2/3। कौन सी धारा कॉन्ट्रैक्ट या संविदा नियम की है? 169। इस प्रकार जो लावारिस संपत्ति है उसके बारे में आपका संविदा अधिनियम बताया गया। अब आइए संविदा अधिनियम के बाद हम देखते हैं सीआरपीसी। जहां तक सीआरपीसी का प्रश्न है, सीआरपीसी में भी आपका 102 में, यानी कि सेक्शन 102 में, एपीओ मेंस में भी आ चुका है। सेक्शन 102 में पुलिस को ये पावर है कि अगर उसे संदेह है कि इस संपत्ति के बारे में कोई अपराध किया गया है या अपराध से प्राप्त संपत्ति है, तो पुलिस उस संपत्ति को अभिगृहित कर सकती है, जब्त कर सकती है और न्यायालय को भेज देगी लिस्ट बनाकर, और न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। ये सीआरपीसी की किस धारा में है? 102। रटे रहिए एक लाइन, किस धारा में? 102। मेंस में पूछा है। अब डिटेल में भाई बताना संभव नहीं है और डिटेल में आधा घंटा इसी पर लग जाएगा। बस 2 मिनट जानिए कि सीआरपीसी में भी ऐसी व्यवस्था है। अब ऐसी संपत्ति को कब बेचा जाएगा, इसके लिए भी सीआरपीसी में व्यवस्था है 458 और 459 में, यानी कि धारा 458 और 459 में, जो आगे बताया जाएगा। इस प्रकार आपका सीआरपीसी भी समाप्त हो गई कि भाई अगर कोई अदावित संपत्ति है,
और पुलिस को आशंका है कि इसके प्रति क्या किया गया है ऑफेंस, तो कौन सी धारा लागू होगी? 102। अब लास्ट में आईपीसी पढ़ा जाए, और आईपीसी में तो लगातार क्वेश्चन बनता है कि अगर, अब एक उदाहरण पहले देखें। एक आदमी जा रहा था, उसका बटुआ यानी कि पर्स गिर गया, और दूसरा आदमी यह न जानते हुए कि यह पर्स किसका है उठा लेता है, तो मात्र पड़ा हुआ सामान उठाने से कोई अपराध नहीं हो जाता। तो एपीओ में जो फंसाया था, 2 पॉइंट हैं, देखिए आपका। अगर पड़ा हुआ माल उठा लेता है तब कोई अपराध नहीं, लेकिन इसी में एक शब्द जोड़ दिया था, अपने लिए उठा लेता है। तो अपने लिए उठा लेता है यानी कि अपने यूज के लिए, यानी कि वह आपका मिसयूज किया है संपत्ति का। जैसे ही शब्द अपने लिए दे दिया तो अपराध हुआ, और केवल उठा लेने पर अपराध नहीं हुआ। तो ये अपराध कौन सा होगा? आईपीसी की धारा 403 का आपराधिक दुर्व्यवहार। और मर गया है व्यक्ति, उसके हाथ में अंगूठी है, अटैची पड़ी है, और उठा लीजिए तो कौन सी धारा? यानी कि ये मरा व्यक्ति किसी पर कब्जा नहीं रखता। तो अगर मरे हुए व्यक्ति के पास जो चल संपत्ति है उसको आप उठा लेते हैं तो कोई अपराध नहीं। लेकिन अपने लिए उठा लेते हैं या उठाकर दुर्विनियोग करते हैं, मिस यूज करते हैं, तो आपने कौन सा अपराध किया? आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध। और आईपी और मरा हुआ व्यक्ति है तो कौन सी धारा? 404। और जिंदा या इत्यादि है तो 400 आईपीसी की धारा। फिर एक बार हम बता रहे हैं लास्ट में, तब पुलिस एक्ट इसके बाद। आपको समझना यह है कि अगर कोई संपत्ति अदावित या लावारिस या बिना दावे के, या आपका चल संपत्ति है और बिना दावे के, यानी कि कोई स्वामी उसका अभी नहीं है, तो जो व्यक्ति संपत्ति को उठाता है उसका कर्तव्य है कि वह उसके स्वामी को युक्त युक्त समय तक खोजे, युक्त युक्त साधन लगाकर खोजे, जितना खोज सकता है खोजे। अगर बिना खोजे वह उसका मिसयूज कर लेता है तो वह आपराधिक दुर्विनियोग यानी कि आईपीसी की धारा 404 के तहत दंड का 403 के तहत दंड का भागी हो। याद रखें, अगर युक्त युक्त समय और साधन तक खोजा लेकिन मालिक नहीं मिले और तब उसका यूज किया तो उसने कोई अपराध नहीं किया। और तुरंत संविदा नियम में जोड़ना है कि कब वह उस संपत्ति को बेच सकेगा, जब मालिक को खोजने में कितना खर्चा हो चुका है संपत्ति का, कितना भी बताया गया, 2/3 यानी कि 2/3। इसी प्रकार आपका पुलिस एक्ट में भी अदावित या लावारिस या पड़ा हुआ माल के बारे में 3 सेक्शन प्रावधान करते हैं, आपका 25, 26 और 27। अब आइए 25 पर भाई, देखिए अब निकाल लीजिए बेयर एक्ट, अब सही रहेगा। देखिए धारा 25 चलना है। देखिए धारा 25 क्या कहती है, एक एक करके देखा जाए। देखिए, पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके व्ययन की बाबत, यही आपका उत्तराखंड भी पूछा गया था। व्ययन मतलब निस्तारण, निस्तारण मतलब डिस्पोज ऑफ, यानी कि उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, आपका इसकी बाबत मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन होंगे। तो बताइए, पुलिस वाले स्वयं बेच देंगे कि मजिस्ट्रेट के आदेश से? और उत्तराखंड में किसके आदेश से है? सक्षम न्यायालय। तो किस मजिस्ट्रेट, तो अभी बताया जाएगा, अभी तो हेडिंग बताई गई, अभी बैरक बचा है। देखिए क्या करके, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा। तो जितना कर्तव्य इसके पहले बताए गए थे, 22 में कर्तव्य बताया गया, 23 में, 24 में, आपका 25 में भी कर्तव्य है। क्या कर्तव्य होगा? कि वह सब बिना दावे वाली संपत्ति को, यानी कि बिना दावे वाली
यानी कि अदावित, यानी कि जिस पर कि किसी का क्लेम न हो, यानी कि कोई दावेदार उसका न हो। बिना दावे वाली संपत्ति को बिना दा माने सब बिना दावे, यानी कि जितनी संपत्तियां बिना दावे की हैं, लावारिस हैं, बिना दावे की संपत्ति को अपने भार साधन में ले, अपने अंडर में ले और उसकी तालिका जिले के मजिस्ट्रेट को दे। तो बताइए लिस्ट बनाकर पुलिस किसको भेजेगी? यहाँ उत्तर प्रदेश में डीएम को, यानी कि जिले के मजिस्ट्रेट। अगला देखिए, पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति के बयान के विषय में ऐसे आदेशों से मार्गदर्शन लेकर कार्य करेगा जो उन्हें जिले के मजिस्ट्रेट से प्राप्त हों। तो अब क्या पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति को स्वयं बेच सकेगा कि जिले के मजिस्ट्रेट के आदेश से ही बेचेगा या कुछ करेगा? तो क्या दिया गया है कि जिले के मजिस्ट्रेट से क्या करे, उसका बयान करे, यानी कि जैसा आदेश जिले का मजिस्ट्रेट देंगे, डीएम देंगे, उस आदेश का वह पालन करे। यह आपका 25 में बताया गया है। अब 26 देखिए, आपका मजिस्ट्रेट के पास लिस्ट चली गई। अब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? आपका 26 में है, देखिए क्या करेंगे। मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा। निरुद्ध का मतलब कि आपका कह सकते हैं कि रख सकेगा। अब देखिए आपका ये उत्तराखंड में ऐसा क्वेश्चन बना था, आपका कहीं कहीं देगा कि डिटेन कर सकेगा। डिटेन मैंने अपनी अभिरक्षा में ले सकेगा। डिटेन मतलब अपनी कस्टडी में ले सकेगा, अपने अंडर में ले सकेगा, निरुद्ध कर सकेगा। आपका निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा, प्रोक्लेमेशन निकाल सकेगा, अर्थात एक घोषणा कर सकेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ हेडिंग का कि जिला मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति को अपने माने निरुद्ध करेंगे, अपनी अभिरक्षा में ले सकते हैं और एक सार्वजनिक घोषणा कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ये किस धारा में? तो सेक्शन 26। देखिए आगे पहला खंड देखिए, जिले का मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उन वस्तुओं का जिनके रूप में वह है विनिर्दिष्ट करते हुए और यह अपेक्षा करते हुए उद्घोषणा निकाल सकेगा कि कोई व्यक्ति जो उस पर कोई दावा रखता है ऐसी उद्घोषणा की तारीख से 6 माह के अंदर, ये समय पूछा जाता है ज़्यादा, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर उपसंजात होकर उस पर अपना अधिकार स्थापित करे। और अंतिम दिया है, ये भी पढ़ लिया जाता कि सीआरपीसी की धारा 523 दिया है, लेकिन नई धारा आपका 459 पढ़िएगा। वो सीआरपीसी पहले वाली दी गई है, तो अभी दूसरा खंड छोड़ दीजिए, अभी हम बताते हैं उसको। अभी आपका पहले खंड पर रहिए। देखिए आपका पहले खंड पर रहिए, अभी दूसरा खंड छोड़ दीजिए। पहले खंड को पहले समझिए ठीक से भाई। यहाँ से समय के बारे में क्वेश्चन बनता है। देखिए फिर एक बार, धारा 25 में ये बताया गया कि जितनी भी लावारिस या लाबादा या बिना दावे की संपत्तियां थी, उन्हें पुलिस अपने अभिरक्षा में ली, भार साधन में ली और लेकर उनकी उनकी लिस्ट बनाकर किसको भेज दिया? डीएम को। और अब डीएम के आदेश का क्या करेगी पुलिस? इंतजार, और जो आदेश देंगे उसका पालन करेगी। एक ही धारा में बताया गया 25 में। 26 ये कहती हैं कि डीएम साहब उस जो संपत्ति जब्त हुई है या ग्रहण की गई है, यानी कि उसको निरुद्ध कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, उसको अभी अपनी अभिरक्षा में ले सकते हैं और लेने के बाद एक उद्घोषणा जारी करेंगे। उद्घोषणा मतलब सार्वजनिक घोषणा। अब देखिए कैसे सार्वजनिक घोषणा की जाती है। सामान्यतः जो सार्वजनिक या पब्लिक डिक्लेरेशन किया जाता है
या सार्वजनिक घोषणा की जाती हैं वह अखबारों में छपवा कर की जाती है। यानी कि डीएम आपका उस एरिया में जो डेली लोकल समाचार पत्र आता है उसमें एक कॉलम दे देंगे, छपवाएंगे कि ये वस्तुएं प्राप्त हुई हैं इस स्थान से, और जो भी इसका हकदार हैं, दावेदार हैं, या जो भी व्यक्ति हैं जो ये दावा करता है कि हम इन वस्तुओं के स्वामी हैं, हमारे यहाँ आए, लेकिन उद्घोषणा के कितने दिन के अंदर आए? 6 माह। कितने दिन के अंदर? 6 माह के अंदर आए और उसके बाद कोई नहीं आता तो अगली धारा बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब समस्या देखिए, यही बातें आपका सेक्शन 26 के क्लाज 1 में दी गई। अब एक समस्या यहाँ पहले समझिए, तब क्लाज 2 और सीआरपीसी दोनों को कोरिलेट हम करते हैं। अगर मान लीजिए कि पुलिस ने जो सामान या वस्तु जब्त की गई है वह क्षयशील है, इसका मतलब ये हुआ कि वह ज़्यादा दिन तक रखा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर वह संपत्ति ज़्यादा दिन तक निरुद्ध करके रखी गई तो संपत्ति ही नष्ट हो जाएगी और न तो स्वामी को एक पैसा मिलेगा न सरकार को। तो कानून ये कहता है कि अब जिला मजिस्ट्रेट बेचने का आदेश देंगे, 6 माह का इंतजार नहीं करेंगे। फिर एक बार समझिए, अगर संपत्ति क्षयशील है यानी कि जल्दी क्या हो जाएगी? नष्ट। जैसे कि मान लीजिए कि पनीर ही 100 किलो मिल गया तो ऐसे ही पुलिस वाले स्वयं खा लेंगे, क्यों डीएम सीएम के यहाँ जाएं? स्वयं खा लेते हैं। अब मान लीजिए कि नैतिकता बरतते हुए, कानून का पालन करते हुए तुरंत डीएम को लिस्ट बनाकर भेजे तो डीएम क्या 6 माह इंतजार करेंगे? उद्घोषणा किया जाएगा, 6 माह इंतजार किया जाएगा, तब तक तो पनीर खट्टा हो जाएगा और न घर का रहेगा न घाट का, यानी कि न खा पाएगा आदमी न बेच पाएगा। तो ऐसी दशा में क्लाज 2 ये बताता है कि अगर ऐसी संपत्ति प्रकृतिया या नेचर के अनुसार ही, नेचर ही उसका ये है कि वह क्या है? क्षयशील है, तो डीएम तुरंत आदेश देंगे कि इसको बेचा जाए और बेचकर पैसा रखा जाए। फिर उद्घोषणा की गई है और 6 माह के अंदर कोई व्यक्ति आता है कि हमारा पनीर था गिर गया था, तो खर्चा काट के आपका विक्रय का पैसा दे दिया जाएगा। कोई नहीं आता तो हमेशा कोई नहीं है जिसका, उसकी कौन है? सरकार। भाई संपत्ति में भी अगर कि मान लीजिए कि एक बम विस्फोट होता है और सभी दावेदार संपत्ति के मर जाते हैं, न उत्तराधिकारी बचे न कोई बचा, तो संपत्ति कौन ले लेगी? सरकार। और यहाँ भी लावारिस संपत्ति मिली है और कोई दावेदार नहीं है तो वह किसकी संपत्ति हो जाएगी? सरकार की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर संपत्ति क्षयशील है तो 6 माह का इंतजार नहीं किया जाएगा, तुरंत बेचने का आदेश दिया जाएगा और बेचकर पैसा रखा जाएगा। अगर दावेदार आ गया, दावा सिद्ध कर दिया तो पैसा वापस, और नहीं दावा सिद्ध किया तो किसके अंडर में पैसा रहेगा? किसके पास जाएगा? सरकार के। और इस बारे में आपका खंड 2 अब आइए। भाई पहला खंड बताया गया लेकिन खंड 2 भी तो डिटेल में बताना है। देखिए भाई, सीआरपीसी 1882 की धारा 525। अब जब ये कानून बना था, ये कानून 1861 में बना था जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वहीं चला आ रहा है। तो अंग्रेजों ने जो सीआरपीसी बनाई, पहले फिर एक बार समझिए, एक दिन और मैं बताया था भाई, 1882 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूरे भारत के लिए सर्वप्रथम सीआरपीसी बनाई, फिर उसको निश्चित किया। 1898 में दूसरी बार बनी और फिर हमारी संसद ने उसे निश्चित किया, और 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में हमारी संसद ने भारत के लिए
तीसरी बार माने क्रम में देखा जाए तो तीसरी बार सीआरपीसी बनी। चूंकि ये कानून हम पुलिस अधिनियम पढ़ रहे हैं, ये 1861 का है, तो वहीं सीआरपीसी लिखी गई है, लेकिन अब संशोधन कर लेना है। अब संशोधन ये करना है, नीचे लिखा भी गया है बैरक में कि संशोधित करके इसे पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है कि अब सीआरपीसी 1973 की कौन सी धारा हमें पढ़नी है, तो 459 कौन सी धारा, यानी कि विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। देखिए भाई आपका विनिश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति, विनिश्वर का मतलब हुआ क्षयशील, यानी कि जिसे ज्यादा दिन तक आपका सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो कौन सी धारा सीआरपीसी में है, 459। देखिए अच्छे से, यहाँ भी आपका क्वेश्चन प्री में भी बनता है, सीआरपीसी में भी, वह भी पॉइंट हम उठाएंगे। तो सीआरपीसी की धारा देखिए 459, देखिए एक बार पूरा बेर। यदि ऐसी संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, यानी कि जल्दी क्या हो जाएगी, नष्ट, ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता। अथवा यदि उस मजिस्ट्रेट की जिसे उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा, अथवा ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है, तो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसे विक्रय का आदेश दे सकते हैं और 6 माह का जो उद्घोषणा का समय है इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्वेश्चन देखिए सीआरपीसी में भी एक मैं निकाल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन। ये जो मूल्य कितना से कम हो तो तत्काल बेचने का आदेश दिया जा सकता है, 500, 500 से कम, 500 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तीन ऑप्शन में बनाया, तो 500 की 500 से कम। अब देखिए यूपीएपीओ क्या बना है, ये रकम पहले कितनी थी और आपका कब संशोधन की गई। तो भाई ज़्यादा लोग 100 रुपया ना मार दीजिएगा, यहीं गलत लोग करके आएंगे। जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे आपका ये सोचेंगे कि भाई 500 से कम किया गया है तो पहले 100 रुपया होगा, लेकिन 100 नहीं, अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा चुका है 2 बार एपीओ में। पहले कितना था, 10 रुपया, और 10 से सीधे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 500 से कम। अब कब संशोधन किया गया, 2005 में, और 2006 से यह संशोधन लागू हुआ। फिर एक बार देखिए भाई चार्ट बनाना पड़ेगा। फिर एक बार देखिए आपका, अब इसी को पुलिस एक्ट में जोड़िए। धारा 25 के तहत पुलिस ने संपत्ति जब्त की, माने अभिग्रहण की। धारा 26 में क्या की, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दिया 25 में ही। 26 में मजिस्ट्रेट उद्घोषणा करा दिए। 26 का क्लास 2 कहता है कि आपका माने सीआरपीसी की धारा 459 भी यहाँ लागू होगी। तो आखिर 459 में क्या है, तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट 3 कंडीशन में आपका 6 माह तक इंतजार न करते हुए 6 माह से पहले ही संपत्ति को बेच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि सामान्यतः संपत्ति कब बेची जाएगी, जब 6 माह के बाद। लेकिन अब क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि कब 6 मास से पहले ही, यानी कि उद्घोषणा के 6 महीने से पहले ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उस संपत्ति को बेचा जा सकता है। तो आपका जवाब रहेगा कि जब सीआरपीसी की धारा 459 की 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या हो, विद्यमान। तो भाई 3 कंडीशन क्या है, पहला देखा जाए, अगर संपत्ति प्रकृत्या क्या हो, क्षयशील हो, यानी कि क्षयशील हो,
यानी कि इसका मतलब कि क्या हो सकती है जल्दी न। दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया बेरक पढ़ते समय, यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय में उस समय संपत्ति का विक्रय करना स्वामी के क्या रहेगा, बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए। और तीसरा, यदि जो संपत्ति है उसका मूल्य 500 रुपया से क्या हो, कम हो। फिर एक बार देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि तीन ऐसी कंडीशन आपका दी गई हैं जहां की संपत्ति को तत्काल बेचने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। पहली कंडीशन है, अगर संपत्ति प्रकृत्या और आपका क्षयशील हो, यानी कि जल्दी ही क्या हो जाएगी, नष्ट। दूसरा कौन सी कंडीशन है कि अगर जिला मजिस्ट्रेट की राय में तत्काल संपत्ति का विक्रय किया जाए तो किसका फायदा होगा, संपत्ति के स्वामी को। और तीसरी कंडीशन क्या है कि रकम कितने से कम है, 500 से। ये पहले कितना था, 10 रुपया, और बाद में इसे कितना किया गया 2005 में संशोधन करके, तो 500। 500 से कम, 500 नहीं, यही गलती होगी। 500 से कितना, पहले कितना था, 2 बार रिपीट किया है यूपीएपीओ में, थोड़ा सतर्क रहना है इस क्वेश्चन पर। अब आइए, उद्घोषणा उद्घोषणा करा ही दिए और क्षयशील इत्यादि संपत्ति तो तत्काल बेचवा दिए, लेकिन अब सामान्य नियम फिर देखिए। सामान्य नियम तो यही निकला कि डीएम एक उद्घोषणा या सार्वजनिक घोषणा करे और कितने दिन का समय दे के आए कोई स्वामी, 6 माह का। और अब उस नियम को देखिए, अब वो नियम अगली धारा में है, तो किस धारा में समाहित है, 27। अब पुलिस अधिनियम की धारा 27 देखिए, यदि कोई दावेदार उपसंजात, उपसंजात ना है तो लिख लीजिए एपियर या उपस्थित या हाजिर। उपसंजात का मतलब हुआ एपियर या उपस्थित या हाजिर। देखिए फिर एक बार, यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता तो संपत्ति का अभिहरण। अब क्या होगा संपत्ति के बारे में देखिए, पहला खंड, यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति या पर या यदि वह बेच दी गई है तो उसके आगमों पर, आगमों का मतलब कि संपत्ति से मिले धन, ना तो लिख लीजिए आगम मतलब धन, पैसा रुपया, आगमों पर उस कालावधि के अंदर जो अनुज्ञात की गई है। तो बताइए कितना समय अनुज्ञात किया गया था, 2 माह की, 4 माह की, 6 माह। देखिए फिर आपका भाई, एक तो 6 सामान्य नियम क्या है कि भाई 6 माह का समय दिया जाएगा। दूसरा नियम ये है कि अगर कुछ दशाओं में संपत्ति को तत्काल डीएम बेचने का आदेश देंगे और बेचकर क्या रखा गया है, धन। तो अगर कोई व्यक्ति, अब देखिए, अगर कोई 6 माह में आ गया और अपना दावा सिद्ध कर दिया कि इस संपत्ति के हकदार हम हैं, तो अगर संपत्ति है तो संपत्ति उसको रिटर्न कर दी जाएगी। और अगर वह संपत्ति बेच दी गई है तो आपका उस बेचने के बाद जो आगम मिला है, आगम मतलब क्या, उसको लौटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा उस व्यक्ति को, यही देखिए बेरक शब्द देखिए, अभी ऐसे नहीं, बेरक से एक बार देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति पर या यदि वह बेच दी गई है तो उसके आगमों पर यानी कि धन पर उस कालावधि के अंदर जो अनुज्ञात की गई है, तो कितना समय अनुज्ञात किया गया है उद्घोषणा से, कितना समय के अंदर, 6 माह के अंदर। दावा नहीं करता, दावा नहीं करता मतलब कोई आता ही नहीं, यानी कि कोई दावेदार नहीं आता, तो वह ठीक पूर्ववर्ती धारा की उपधारा 2 के अधीन पहले ही बेच नहीं दी गई है तो वह जिले के मजिस्ट्रेट के आदेश से बेच दी जाएगी। यानी कि पहला नियम ये मिला कि अगर
उद्घोषणा जारी की गई और बेच दिया गया है या बेचा नहीं गया है, तो अगर उद्घोषणा के 6 माह के अंदर अगर संपत्ति नहीं बेची गई है और कोई दावेदार नहीं आता, तो 6 माह के बाद अब वह संपत्ति डीएम द्वारा क्या किया जाएगा, बेचने का आदेश। लेकिन 6 माह तक क्या किया जाएगा, सामान्यतः इंतजार। लेकिन फिर इसमें लगाना है, लेकिन पहले बेच दी गई है तो कितनी कंडीशन में डीएम पहले बेच सकते हैं, अभी बताएगा 3। पहला संपत्ति क्या हो, तहसील। दूसरा स्वामी विक्रय किसके फायदे के लिए हो, स्वामी के। तीसरा मूल्य कितना से कम हो, 500। बेच दी गए तो धन की मांग करे कोई दावेदार, और कितने माह के अंदर कोई नहीं आया, 6 माह। तो अब धन का क्या होगा, अभी आगे बताया जाएगा। पहले संपत्ति अभी नहीं बेची गए हैं 6 माह तक, तो वो पहले देखिए। तब ऐसी संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट बेचने का आदेश देंगे, लेकिन कितने समय के बाद, 6 माह के बाद, अगर 6 माह के अंदर कोई दावेदार नहीं आता। अगला पॉइंट देखिए, पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन बेची गई संपत्ति के विक्रय आगम और धारा 26 के अधीन बेची गई संपत्ति के आगम जिस पर कोई दावा स्थापित नहीं हुआ है, अब किसके बयानाधीन रहेगा, राज्य सरकार के। यानी कि जो ये संपत्ति बेची गई है, अगर कोई दावेदार हाजिर नहीं होता है, तो ऐसी दशा में फिर एक बार याद रखिए, वह किसके खाते में पैसा सब बेचकर जाएगा, सरकार के, यानी कि राज्य सरकार के कोष में। यानी कि राज्य सरकार के राज्य कोष में जाएगा, और माने कोष में जमा हो जाएगा, और लिख दिया जाएगा कि ये संपत्ति आपका, इसके ये धन इसके माध्यम से प्राप्त हुआ। तो फिर एक बार लास्ट में तीनों समझिए, तो अगली धारा चला जाए। धारा 25, लावारिस संपत्ति को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और लिस्ट बनाकर डीएम को भेजती है, और डीएम के आदेश का अनुसार उस संपत्ति का बयान करेगी। धारा 26 के तहत डीएम आपका उद्घोषणा जारी करेंगे, और उद्घोषणा में संपत्ति का विवरण होगा। समय दिया जाएगा 6 माह का, कि जो भी व्यक्ति हकदार हो अगले 6 माह के अंदर हमारे यहाँ आकर अपना दावा सिद्ध करे। और अगर संपत्ति क्षयशील है, स्वामी के फायदा होगा बेचना, या 500 से कम है, तो डीएम उसको किसी भी समय बेचने का क्या दे देंगे, आदेश। अब ये 26 हो गया। 27 कहती है कि अगर 6 माह के अंदर कोई दावेदार आ गया, आकर अपना हक साबित कर दिया, तो अगर संपत्ति बेच दी गई है तो उसको धन वापस हो जाएगा, और संपत्ति वैसे ही है तो संपत्ति वापस हो जाएगी। लेकिन कोई आया ही नहीं, कोई हकदार आया ही नहीं, तो 6 माह बाद संपत्ति बेची नहीं गई है तो बेची जाएगी। किसके आदेश से बेची जाएगी, डीएम के। और वह पैसा किसके खाते में, किसके बयानाधीन होगा, राज्य सरकार। यानी कि पैसा किसके खाते में जमा होगा, राज्य सरकार। अब 3 बार बताया गया। अब अगर किसी को अब न याद हो तो कब याद होगा, यानी कि पप्पू भी होगा, असली पप्पू, तो भी दिमाग में बैठा लेगा। तो 3 बार इसीलिए बताया गया कि एक क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड ने डेमो दिखा दिया है कि बनेगा, तो यूपी में भी मान के चलिए कि बनेगा। अब किस एंगल से बनता है घुमावदार, चाहे जितना भी घुमाए, अब हम भी घुमा कर बताए हैं। यानी कि चाहे गूगली फेंके, और चाहे बाउंसर फेंके, या याकर फेंके, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब मॉडल बता दिया गया। अगला देखिए भाई, धारा 28। धारा 28 कई बार आपका बताई गए हैं, फिर एक बार बताई जाए। आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 28 जब भी पढ़िए, ये धारा 8 और 8A की पूरक है। तो यानी कि धारा 8 और 8A, धारा 8 के पहले
धारावन धा देखिए क्रम बनाया जाए भाई, क्योंकि क्रम से चलेगा ना। धारा 1, धारा 2, धारा 8, धारा 28, इस तरह से क्रम बनेगा। फिर धारा 1, धारा 2 है, धारा 8 है और धारा 28। एक बार पहले क्रम समझिए, तब आपका सेक्शन 28 तो 2 ही लाइन का है, उसमें आपका सेक्शन 1 के तहत पुलिस शब्द की परिभाषा दी गई और ये कहा गया पुलिस का मतलब ये हुआ कि जो इस अधिनियम के तहत जितने व्यक्ति पुलिस बल में भर्ती हुए हैं वही पुलिस कहलाएंगे। एक लाइन में तो पुलिस की परिभाषा देते हुए यह कहा गया है कि जितने लोग इस अधिनियम के तहत पुलिस बल में भर्ती हुए हैं वे क्या कहलाएंगे, पुलिस। तो पुलिस बल में भर्ती जो होती हैं वह सेक्शन 2 के तहत होती हैं। तो पुलिस बल में भर्ती की धारा के तहत पुलिस एक्ट की 2। अब भर्ती हो गया तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है पुलिस को, यानी कि जो भर्ती हो गया एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र तो नहीं होता, लेकिन नियुक्ति का आधार जरूर होता है। और जो व्यक्ति ये वेस्टेड हो जाते हैं। तो धारा 28 ये कहती है कि जब ऐसा व्यक्ति पुलिस बल से बर्खास्त कर दिया जाए, रिटायर हो जाए या किसी कारण से पुलिस बल का सदस्य न रहे, यानी कि इस्तीफा ही दे दे, तो ऐसी दशा में वह प्रमाण पत्र लेकर भाग जाए कि लौटाए और नहीं लौटाता है तो न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। और न्यायालय अगर ये पाता है कि ये तुरंत ही अपने साज सज्जा और प्रमाण पत्र नहीं लौटाया तो किस धारा में ऐसा पुलिस वाला दंड का भागी होगा, 28 की धारा में। अब पुलिस उड्डयन कार्मिक के देखिए, यानी कि जो हवाई अड्डों पर तैनात होते हैं। आपका पूछा भी गया था कि पुलिस उड्डयन कार्मिक 2001 में जोड़ा गया। अब कब से लागू हुआ, 2 बार ये रिपीट यूपी में किया है, लगातार बताया जा रहा है, 10 अगस्त 2001। तो पुलिस उड्डयन कार्मिक की परिभाषा पुलिस अधिनियम की धारा 1 में, इनकी भर्ती के लिए प्रावधान 2A में, इनको प्रमाण पत्र देने का प्रावधान 8A में, और ये अगर नागरिक उड्डयन कार्मिक न रहें तो प्रमाण पत्र को वापस कर दें, और वापस नहीं करते तो किस धारा में सजा के हकदार होंगे, 28। तो 28 किसकी पूरक धारा है, 8 और 8A दोनों की मारिएगा। अब देखिए 2 लाइन आपका बेयर एक्ट तो अब आसान हो जाएगा, बस दंड की मात्रा रटना है और कुछ नहीं। देखिए भाई बेयर एक्ट एक बार, पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाला व्यक्ति। तो फिर एक बार देखिए, इस अधिनियम के अधीन भर्ती किया गया पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रत्येक व्यक्ति जो अपना प्रमाण पत्र और वस्त्र, केवल प्रमाण पत्र नहीं, यानी कि वस्त्र भी वापस कर दे, यानी कि वर्दी भी वापस करे, ये नहीं कि घर लेकर भाग जाए, यानी कि प्रमाण पत्र वापस करे, वस्त्र वापस करे, साज सज्जा बिल्ला वाला सब वापस करे, नियुक्तियां और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जो उन्हें हथियार यानी कि इत्यादि वापस करे, तत्काल वापस करे, ये नहीं कि बहुत देर करे। और अगर तत्काल परिदत्त नहीं करता, हैंडओवर अधिकारियों को नहीं करता, तो उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा और मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर वह ये सिद्ध हो गया न्यायालय में कि इसने तत्काल परिधान साज सज्जा वस्त्र आयुध या आपका प्रमाण पत्र नहीं किया है तो वह दोषी होगा, दंड का भागी होगा। भाई दंड याद करके जाइएगा, 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना या 6 महीने से अनधिक के
किसी भी भांति का कारावास, चाहे कठोर या सादा या दोनों। भाई रटे रे, कितना दंड है? 200 रुपया जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों। भाई ये रट कर जाना है 28 में। अब आइए 29। धारा 29 भी काफी महत्वपूर्ण है, तमाम सेक्शनों को अपने में समाहित करेगी और एक एक सेक्शन का मिला है का ये धारा 29 देगी कि तमाम सेक्शन एक साथ पढ़ने हैं। देखिए आपका कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्तियां। एक लाइन और देखिए, आपका कोरिलेट करके पूछा जाता है। देखिए सेक्शन 28 और 29 के तहत जो दंड दिए जाते हैं पुलिस अधिकारियों को, वह विभागीय नहीं होते, बल्कि वह न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि न्यायालय में इनके खिलाफ मुकदमा चलता है। न्यायालय में ये साबित किया जाता है कि इस पुलिस वाले ने ये कार्य किया है, और तब मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश इनको क्या देते हैं? सजा। ऐसा प्रावधान धारा 28 में भी है और 29 में भी। लेकिन इसके लिए आपका विभागीय दंड भी ज़्यादातर दिया जा सकता है, और जो विभागीय दंड दिया जाता है वह सेक्शन 7 में है। और बताया भी गया था, लिखवाया भी गया है कि कौन कौन विभागीय शास्ति या विभागीय दंड दिया जा सकता है। यानी कि पॉइंट, यही पॉइंट आपका ये भी क्वेश्चन आ रहा है, धारा 7 पर हमेशा आ रहा है कि सेक्शन 7 विभागीय जांच होती है कि न्यायिक जांच, तो न्यायिक न मारिएगा, विभागीय। विभागीय दंड की न्यायिक, तो धारा 7 आए तो क्या मार कराना है? विभागीय। और धारा 28 और 29 आए तो ये विभागीय दंड नहीं है, ये कोर्ट यानी कि न्यायालय में मुकदमा चला तो कौन दंड दे रहा है? न्यायालय। ये तो दिमाग में बैठाए रहिएगा। अब आपका तमाम सेक्शन एक एक करके आपके आएंगे, और आपका कुछ सेक्शन यहाँ भी जो पीछे पढ़ाए गए हैं, प्रयास ये करिए कि उन सेक्शनों को आपका रटिए। फिर से देखिए धारा 29, देखिए भाई, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा या नेग्लिजेंस के लिए शास्तियाँ, शास्तियाँ मतलब यहाँ सजाएं या दंड या पनिशमेंट। तो कौन ये दंड देगा? विभाग देगा कि न्यायालय? न्यायालय। देखिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी द्वारा गए किसी नियम या विनियम या दिए गए विधिपूर्ण आदेशों को जानबूझकर भंग या उपेक्षा करने का दोषी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कर्तव्य का उल्लंघन किया है। तो आपका कर्तव्य अब तक हमने बताए हैं, वह कहाँ कहाँ कर्तव्य है आपका। एक तो धारा 22 में हमने बताया कि आपका 22 में कर्तव्य बताया था, और किस में बताया था? 23 में, और किस में? 24 में, और किस में? 25 में, और किस में? 31 में, और किस में? तो जो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य इन धाराओं में हमने बताया, अगर कोई पुलिस अधिकारी इन कर्तव्यों का वायलेशन करता है तो वह दंड का क्या होगा? भागी। किस धारा के तहत? 29 के तहत। अगला शब्द आइए, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम या विनियम का उल्लंघन करता है। तो आइए अब नियम या विनियम बनाइए। तो आपका फिर आ गया कि एक तो धारा 2 पढ़नी है और दूसरा धारा 12 पढ़ना है। ध्यान से देखिए, फिर एक बार ध्यान से देखिए भाई। धारा 2 के तहत राज्य सरकार पुलिस वालों के लिए नियम बना सकती है, रूल बना सकती है। और धारा 12 के तहत पुलिस महानिदेशक
या पुलिस महानिरीक्षक राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से नियम बनाते हैं। फिर एक बार समझिए इसको। धारा 2 के तहत कौन नियम बनाती हैं? सेवा और शर्तों की राज्य सरकार। और धारा 12 के तहत भी कौन नियम बनाता है? आपका पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी। तो कौन कौन बनाते हैं पूछा जाता है, तो पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक। तो किसकी पूर्व मंजूरी से ये लोग बनाएंगे? राज्य सरकार। और जो नियम यानी कि आपका देखा जाए नियम बना है कि नहीं, तमाम नियम बने हैं, उतना नियम हमें पढ़ना भी नहीं है। जो राज्य सरकार ने रूल बनाया है उसको हमने आपका पढ़ना भी आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 1861, जिसमें कुल 37 अध्याय है, 554 पैरा है। ये पुलिस वालों के लिए राज्य सरकार ने नियम बना रखा है। तो अगर कोई पुलिस वाला इन नियमों का उल्लंघन धारा के तहत दंड का भागी होगा 49। और धारा 12 में आईजी या डीजीपी ने जो नियम बना रखे हैं, अगर उन नियमों का कोई पुलिस अधिकारी पालन नहीं करता तो वह भी किस धारा में दंड का भागी होगा? तो आपका कह सकते हैं कि 29। तो आपका देखिए कितनी धाराएं जुड़ रही इससे, एक एक समझिए। देखिए आगे। अब आइए, या विधिपूर्ण आदेशों को जानबूझकर भंग करता है या उपेक्षा करने का दोषी है। अब समस्या ये आई कि किस धारा में है पुलिस का कर्तव्य कि वरिष्ठ अधिकारी जो भी आदेश देंगे उन आदेशों का वह वैध आदेश है तो पालन करे। तो सेक्शन 23 आप देख सकते हैं, पढ़ा भी गया था। धारा 23 में ये प्रावधान है कि आपका पुलिस अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वह न्यायालय और अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए वैध आदेशों का क्या करें? पालन। और अगर पुलिस वाले पालन नहीं करते तो किस धारा में वे सजा के हकदार होंगे? 29। अगला देखिए। या जो अपने पद के कर्तव्यों से बिना अनुज्ञा के या बिना 2 मास की कालावधि की पूर्व सूचना दिए बिना प्रत्याहरण करता है प्रत्याहरण करता मैंने रिवोक करता है, यानी कि रिवोक करता मतलब कि इस्तीफा दे देता है। तो आपका सेक्शन 9 जुड़ जाएगा। और बताया भी गया था कि धारा 9 त्याग पत्र का नियम बताती है कि त्याग पत्र पर रोक लगाती है। बताया गया था क्या करती है? रोक लगाते हैं कि नियम बताती है? रोक लगाती हैं। त्याग पत्र कैसे दे सकते हैं? या तो वरिष्ठ जिला अधीक्षक या उसके ऊपर के अधिकारी को सूचना दीजिए, वह आपको इजाज़त दे दें, या 2 माह पहले सूचना दीजिए और उसके बाद एसपी साहब इजाज़त दे दें। अगर पद अधिकारी इजाज़त नहीं देते तो आपको पद त्याग कर भागना नहीं है, आप पुलिस बल में बने रहेंगे, जबरदस्ती भाग नहीं सकते। अब बिना छुट्टी बिना इस्तीफा दिए भाग गए तो कौन सी धारा में मुकदमा चलेगा न्यायालय में? 29। और आप दंड के क्या होंगे? भाग। अगला देखिए। या जो छुट्टी पर अनुपस्थित होने पर, ऐसी छुट्टी के अवसान पर बिना युक्त कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन की छुट्टी लिया था और 20 दिन तक घर ही रह गया और कुछ कारण भी नहीं बताया और हाजिर भी नहीं हुआ। तो ऐसी दशा में एक तो विभागीय कार्यवाही धारा 7 के तहत और दूसरा आपका धारा 29 के तहत ऐसा व्यक्ति क्या होगा? दंड का। तो उसका नियम है भाई कि जब भी आप घर पर जाइए, 10 दिन की आपकी छुट्टी है और चाहते हैं कि और हम घर पर आपका रहें, तो कुछ न कुछ कारण दर्शा के कम से कम एसपी महोदय को
एक फैक्स ही भेज दीजिए, एक लेटर ही भेज दीजिए, कुछ न कुछ सूचना दे दीजिए। अगर आप सूचना नहीं दिए रहेंगे और सूचना में कुछ कारण बताइए, ऐसा बड़े फर्जी कारण बताइए, दिखा दीजिए भाई, वो आपका डॉक्टर साहब के यहाँ जाइए, पुलिस वाले हैं ही, 2-400 दीजिए, अब फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवा लिए कि डेंगू हो गया तो ये हो गया तो बीमार पड़ गए, डॉक्टर साहब बना दिए रिपोर्ट, और घर पर बैठे रहिए, अपना क्या करिए, कोदो बोवाइए, यानी कि आपका प्याज बोवाइए, लहसुन बोवाइए, ईख बोवाइए, धान बोवाइए और बैठे रहिए, लेकिन सूचना दीजिए। अगर बिना सूचना के बैठे रह गए तब तो भाई आपका निलंबित भी कर सकता है अधिकारी, यानी कि कम से कम एक बार अधिकारियों को क्या दे दीजिए, ये नियम। अगला देखिए, या बिना युक्त कारण के, हाँ ये हो गया उपस्थित होना, या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में लगता है तो फिर सेक्शन जोड़ना पड़ेगा। ये भी पूछा जाता है, धारा 10 जोड़ी, अन्य नियोजन में लगेंगे कि नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे, लेकिन किसकी अनुज्ञा से दूसरी काम कर सकते हैं, पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक। उत्तराखंड में अलग नियम था, राज्य सरकार, लेकिन यूपी में आपका पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक की अनुज्ञा से दूसरे काम में लग सकते हैं, और अगर दूसरे काम में लग गए बिना अनुज्ञा के तो ऐसे पुलिस वाले की धारा में दंड के भागी होंगे। 29, अगला देखिए, जो कायरता की का दोषी है, कायरता बरतना, देखिए समय भी हो गया भाई, लंबा चल जाएगा, क्योंकि कायरता पर 2-3 उदाहरण देना पड़ेगा, अभिरक्षा में हिंसा पर देना पड़ेगा 4-5 उदाहरण, केस भी बताने पड़ेंगे, डीके बसु और तमाम, तो कल ये बताया जाएगा, क्योंकि भाई सीआरपीसी भी चलानी है, क्योंकि अभी 15-20 मिनट लग जाएगा, इस पर 2-3 केस भी बताने पड़ेंगे। अभी धारा 29 समाप्त नहीं हुई भाई, अभी बचा है, ये नहीं कि अभी 15 मिनट बाद भाई सीआरपीसी चलेगी, भाई 15 मिनट लगेगा, सीआरपीसी 15 मिनट बाद चलेगी।